हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप सभी एक चीज़ अच्छे से जानते होंगे। देखो, मैं कोई भी वीडियो डाल रही हूँ चैनल पर एक्स्ट्रा में, ठीक है, चाहे टीजीटी पीजीटी न्यूज़ को लेकर, चाहे मोटिवेशनल कोई भी वीडियो हो, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है, पर डे आपकी एक होम साइंस की क्लास आपको मिलती ही मिलती है। ये बात और है, किसी वजह से कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई जो इंपॉर्टेंट थी तो एक दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो एकदम ज़्यादा वीडियो अपलोड करना भी नहीं सेफ लगता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस वजह से किसी दिन रह जाए या किसी कारणवश मुझे टाइम ना मिल पाए, रह जाए तो रह जाए, अन्यथा आपको शायद रोज़ ही वीडियो मिलती है। महीने में मेरी एक आधी ही छुट्टी ऐसी होती होगी जिसमें होम साइंस की क्लास नहीं होती हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर ये समझ कर ना जाएं कि इस पर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। आप अपनी क्लास को रोज़ ज्वाइन करिए। कभी कभी टाइम सुबह या शाम हो जाता है कि कभी शाम को हो गई, कभी सुबह, बस थोड़ा ये इशू हो जाता है, पर क्लास रेगुलर होती है, ठीक है। तो आप लोग, बहुत से लोग, मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी नहीं जुड़ पा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सुबह और एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी क्लास चलती रहती है, ठीक है, चलती है रोज़। दूसरी बात, एक प्रश्न जो पिछली क्लास में, परसों की क्लास में आया था चंबा रूमाल को लेकर, कि वो हिमाचल प्रदेश का है। बिल्कुल, एग्जाम में हिमाचल प्रदेश ही माना गया है, लेकिन क्योंकि मैं जिस बुक को पढ़ा रही हूँ, रीना खनूजा, ठीक है, रीना खनूजा की आपकी जो बुक है, डॉक्टर रीना खनूजा जी की, उसमें पंजाब दिया था, इसलिए मेरा बताना काम है, क्योंकि बाई चांस प्रश्न रीना खनूजा की बुक से आयोग ने उठाया तो आपका उत्तर गलत ना हो, इस वजह से मेरा बताना ये आंसर जरूरी था, क्योंकि जो बुक में दिया है, मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, वो तो आपको कम से कम एथलीट सही बताऊँ, ठीक है। तो आपको जो आंसर समझ आए वो आप लगाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास होगी वो दाग छुड़ाने से संबंधित होगी। दाग छुड़ाना, ओके, दाग छुड़ाना, इस जिसे हम स्टेन रिमूविंग भी कहते हैं, सॉरी, स्टेन रिमूविंग, ओके, रिमूविंग भी कहते हैं, ओके, ठीक है, रिमूविंग। देखो, आप सभी जानते हो, हम लोग कितनी भी केयरली रह लें, कितनी भी केयर कर लें, पर अचानक कभी कभार हो जाता है कि दाग धब्बे लग ही जाते हैं, ओके। तो ये नॉर्मल चीज़ हम सभी जानते हैं। दाग भी कई तरीके के लगते हैं। प्राणिज दाग भी हो सकते हैं, जिनको हम प्रोटीन दाग कहते हैं। वनस्पति दाग हो सकते हैं, चिकनाई, को बहुत सारे तरीके के दाग होते हैं। लेकिन हम उस पर जाने से पहले कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे। जैसे कि बहुत से दाग ऐसे भी हैं जो नॉर्मल छूट जाते हैं, पानी वगैरह से, पानी साबुन से, लेकिन कुछ के लिए हमें विशेष प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो दाग है, ठीक है, उसकी मतलब किस तरीके का दाग है, ये देखना है, ठीक है। तो जब भी धब्बा छुड़ाने की बात हो तो आप दो तथ्यों पर विशेष ध्यान दें। वो दो तथ्य कौन से होते हैं, किन दो तथ्यों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, आपको ये देखना है कि वस्त्र की प्रकृति क्या है, ओके। देखो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया में मुख्य कितने तथ्यों पर हमें ध्यान देना है। तो मुख्य वो दो तथ्य हैं, कौन कौन सी? एक तो आपकी वस्त्र की प्रकृति क्या है, ठीक है, वस्त्र वनस्पति का है, वस्त्र जो है आपका प्राणिज का है, किसका है? तो वस्त्र की प्रकृति क्या है, उसका टेक्सचर, बयन कैसा है, ठीक है, टेक्सचर, ओके, इसी में आ जाएगा कैसा है, या उसका रचना व रंग कैसा है, ये एक ही में आएगा, एक ही पॉइंट में, रचना एवं रंग कैसा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि धब्बे की प्रकृति कैसी है, भाई धब्बा प्रोटीन है, ओके, या फिर कह सकते हैं चिकनाई युक्त है, किसी मिनरल का दाग है, ओके, उसका समय क्या है, मतलब बहुत पहले से लगा हुआ दाग है तो वही छुटाना मुश्किल होगा, ताज़ा दाग है तो ऐसे भी साफ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि धब्बे की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, या फिर उसका समय क्या है, व समय, धब्बे की प्रकृति व समय, ओके। तो ये दो चीज़ों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ओके। अब बात आती है कि जब हम धब्बे छुड़ाने जाते हैं तो हमें दाग की पहचान कैसे करनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो खाना बना रहे थे, हल्दी का दाग लग गया, वो तो हमें पता है, हमारे आंखों के सामने लग गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता है, दाग लग जाता है, हम ये कहते रहते हैं कि ये किस चीज़ का दाग है। तो दाग को पहचानने की विधियाँ भी पूछी जा सकती हैं कि दाग की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। दाग की पहचान करने की कितनी तरीके हैं, कितनी विधियाँ हैं? पहचान की विधियाँ, ठीक है, पहचान की विधियाँ, ओके। तो आप कहोगे मुख्यतः कितनी? 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, आपने क्या करा, सबसे पहले देखा दाग को, ठीक है, तो देखकर, मतलब बाई सीइंग, कि आपने देखा और पहचान लिया, बाई सीइंग। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखकर दाग पहचानने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने देखा कि नीले रंग का दाग है, और आपको देखकर पता चल जाएगा भैया स्याही का दाग है। मान लो बच्चे हैं, स्कूल में इंक लगा ही लेते हैं, तो आप देखकर पहचान सकते हो। चाय कॉफ़ी का दाग हम देखकर पहचान सकते हैं, हल्दी का दाग पीला होता है, देखकर पहचान सकते हैं, और बकाया नेल पॉलिश का दाग भी आप पहचान सकते हो। तो बहुत सारे दाग ऐसे हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हो। चिकनाइयों के दाग भी हम पहचान सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो विदेशों में लॉन्ड्रियाँ होती हैं, लॉन्ड्री जहाँ पर ये कपड़े वपड़े के काम होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है दाग को कैसे पहचानते हैं देखने के मेथड में, तो उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप कह सकते हो सूर्य की किरणों में
पहचान करते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट कहाँ, विदेशों में। तो ऐसा भी आप से प्रश्न बन सकता है कि विदेशों में ना सही, या फिर नॉर्मल कि आप जब देखते हो दाग को, देखकर पहचानने की कोशिश करते हो, तो आप कहाँ किस जगह पर आप उसको अच्छे से पहचान सकते हो। तो अगर आपने अल्ट्रावायलेट रोशनी में दाग रखा और आराम से देखा, उसको परखा जांचा, तो आप वहाँ पर दाग को पहचान सकते हो, क्योंकि खुली रोशनी में आप दाग को पहचान सकते हो, ठीक है। तो एक नॉर्मली टर्म अगर पूछा जाए तो आपको बहुत सारे टर्म ऐसे दे दिए जाते हैं कि लगता है ये भी आंसर सही है। तो मेनली आपको याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट किरणों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आपका होगा गंध द्वारा, ठीक है, बाय स्मेलिंग। गंध द्वारा मान लो आपने उसकी स्मेल को पहचान लिया, ठीक है। जैसे पसीने के दाग जो होते हैं आपको पता है स्मेल आती है उसमें, इत्र के दाग में भी स्मेल आती है, पेंट के दाग में भी स्मेल आती है, जूते की पॉलिश की भी स्मेल आती है अगर उसका दाग पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये दाग आपने गंध स्मेल से पहचान लिया। तीसरा पॉइंट आता है कि स्पर्श द्वारा, कि आप छूकर उसके टेक्सचर को या फिर फील कर सकते हो उसको, ठीक है। स्पर्श द्वारा बाय फीलिंग, यहाँ पर गंध को बाय स्मेलिंग कर सकते हैं इंग्लिश में, और इसको बाय फीलिंग अगर हम बात करें, फीलिंग हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, दाग को पहचान सकते हैं, ओके। तो बाय फीलिंग में जैसे कि आपने क्या किया, अंडे का, आपने कपड़े को छुआ, अंडे का दाग था, दूध का दाग था, कस्टर्ड का दाग था, तो ये क्या होते हैं, मोटी परत लेयर के रूप में ये जम जाते हैं। तो उनको आप क्या है, इस तरीके से मोटी कड़क लेयर में अगर कोई चीज़ चिपकी हुई है सफ़ेद कलर की है, तो आप पहचान सकते हो ये अंडे का दाग है या फिर दूध का दाग है, किसी भी चीज़ का। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका दाग जो होता है कैसा होता है, कुछ कड़ा सा होता है, सूखा हुआ कपड़े पर चिपक जाता है। ऐसे ही पेंट और नेल पॉलिश के जो दाग होते हैं ये भी कड़े होते हैं, मोटी परत बना लेते हैं, ओके। च्युइंगम के दाग हो गए, चॉकलेट के दाग चिपचिपे होते हैं, तो क्या आप इन्हें छूकर नहीं पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 2 विधियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए दाग पहचानने की कितनी विधियां, तो आप कहोगे 3 है। कौन कौन सी? वाइसिंग आप देखकर पहचान सकते हो, बाई स्मेलिंग आप सूंघ कर पहचान सकते हो, बाई फीलिंग आप स्पर्श के माध्यम से उसके टेक्सचर के द्वारा भी दाग की पहचान सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दाग के प्रकार की, ओके। एक बार जो भी नया आए वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। ये कितनी गलत बात है कि हम ऐसे समय में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा रहे हैं, फिर आप, मैं कभी कभी किसी कुछ चैनल्स पे जैसे विजिट करती हूँ कुछ जानकारी के लिए, तो वहाँ पर लोग अजीब वगैरह कमेंट करते हैं कि फ्री में पढ़ाओ तो जाने, 1 महीने का बैच फ्री में दे दो तो जाने। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ फ्री में, और ऐसा नहीं बिल्कुल बुक से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ऐसा भी नहीं मैं आपको कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है गलत अगर 4 चीज़ें मैंने पढ़ा दी और आपने पकड़ ली तो मेरा चैनल भी बंद हो जाएगा। कितने दिन देखोगे आप लोग, आपको शक हो जाएगा ये तो रोज़ गलत पढ़ाती है, ठीक है। 1 दिन नहीं छोड़ दोगे मुझे, 2 दिन छोड़ दोगे, धीरे धीरे आप लोग कटते रहोगे, ठीक है। तो मुझे भी पता है इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सही पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लोग जुड़ोगे। तो आप लोगों को जो फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, आप लोग लाइक तक नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे जो आते हैं तुरंत लाइक करते हैं, वो तो वीडियो भी नहीं देखते कि अच्छी है खराब है, कर देते। पर कुछ लोग ऐसे पूरी वीडियो भी देख लेते होंगे, लाइक नहीं करते। तो आप लोग इतना काम कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। आगे हम बात करते हैं, बकाया आपका कोई कमेंट है, आपको कुछ गलत मैंने बताया तो वो भी आपको कोई मना ही नहीं है, सारे कमेंट खुले रहते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो दाग के प्रकार पे अब हम आ जाते हैं। दाग के प्रकार के विषय में आपसे कई बार पूछा भी जाता है, दाग के प्रकार कि अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेन की बात करें, तो आप जानते हो कोई भी दाग है तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दाग आप किसी भी विधि से छुड़ा दोगी, ओके। लेकिन प्रकृति के अगर मान लो एक जैसे दाग है, जैसे कि मान लो वनस्पति में चाय आता है, कोको आता है, शहद आता है, तो इनको छुड़ाने का तरीका सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता प्राणिज में जो प्रोटीन दाग होते हैं, प्रोटीन दाग कैसे होते हैं, गर्म पानी से जम जाते हैं। तो अब आपको पता रक्त का दाग वो भी प्रोटीन वाला होगा, दूध का दाग वो भी प्रोटीन वाला होगा, अंडे का दाग वो भी प्रोटीन वाला होगा। तो इनको छुड़ाने की विधियां लगभग सेम ही होंगी, ठीक है। तो अगर सेम प्रकृति का कोई दाग है, जैसे आपने अंडे के दाग के विषय में पढ़ा है कि उसको ठंडे पानी से धोना है, तो आपको ये भी सोचना है, अगर प्रश्न में रक्त के विषय में पूछ लिया जाए तो आपको ये भी सोचना है कि अंडा प्रोटीन वाला दाग था, उसको हमने ठंडे पानी से धोया था, तो फिर इसका मतलब इसमें रक्त में भी प्रोटीन होती है, ये भी ठंडे पानी से धोया जाएगा, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग से भी आप प्रश्न का आंसर कर सकते हो अगर आपने उसका नेचर पहचान लिया कि दाग किस प्रकृति का है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें दिमाग से काम करना, आप अगर ना भी याद रहे तो उसका तुरंत उसका नेचर देखना कि ये दाग है किस चीज़ का, तब भी आप आंसर कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं दाग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नंबर 1 बात कर लेते हैं प्राणिज दाग की। प्राणिज दाग 2 चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें यहीं पर समझाती जाऊंगी। जैसे आप जानते हो प्राणिज दाग, दूसरा मैंने डाला पसीने का दाग, हालांकि इसके बाद वनस्पति आता है, लेकिन मैंने पसीने का दाग क्यों डाला आपको समझाना है यहाँ पर कुछ, बिल्कुल डाउट आपका क्लियर होकर जाएगा यहाँ से। प्राणिज दाग, प्राणिज मतलब जीव जंतु, चाहे हम हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं, चाहे कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। दूध दही कहाँ से होता है, किसी ना किसी पशु से प्राप्त होता है। तो पसीना भी तो इंसानों में ही होता है, हम भी तो जीव हैं, लेकिन पसीने का दाग प्राणिज में क्यों नहीं रखा गया, इसे अलग क्यों कर दिया गया? क्यों? क्योंकि प्राणिज दाग में जैसे कि आपके हमने बताया दूध दही अंडा, इनमें क्या होता है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है, ओके। प्रोटीन उपस्थित होता है, इसलिए प्राणिज में रखे जाते हैं। लेकिन पसीने के दाग में क्या प्रोटीन होता है? नहीं होता है, ओके। यहाँ पर प्रोटीन नहीं होता, तो इस वजह से ये क्या होता है, ये अम्ल युक्त दाग होता है, अम्ल युक्त दाग होता है, अम्ल युक्त। ये पूछा जा सकता है भाई पसीने का दाग फिर कैसा दाग होता है, तो ये अम्ल युक्त दाग होता है। इसे ठंडे पानी अथवा अमोनिया से आप छुड़ा सकते हो, ठंडे पानी बाकी से अमोनिया से आप छुड़ा सकते हो।
अमोनिया से छुड़ा सकते हो। लेकिन आपने एक चीज़ महसूस की, जैसे कि हमने क्या कहा, प्रोटीन वैसा किसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राणी है ना, प्राणी है, ये भी प्राणी है, तो छुड़ा किससे रहे हो, ठंडे पानी से। ओके, मतलब कोरिलेट कर लिया, हालांकि प्रोटीन जम जाता अगर प्रोटीन होता, लेकिन फिर भी आपने इसको ठंडे पानी से ही धोया। तो ऐसे भी चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन वाले पानी से धुलते हैं। प्रोटीन ज़्यादातर कहाँ मिल रहा है, प्राणिज में मिल रहा है, तो ये सब ठंडे पानी से धुल रहे हैं। तो पसीने का दाग में भले ही प्रोटीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठंडे पानी से ही धोया जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर अब आपको बता दें प्राणिज में किस किस के दाग आते हैं, प्रश्न बनता है, तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर दूध का दाग आता है, दूध के बाद आपके जो दही है, मतलब जो भी आपके दूध से चीज़ें बनेंगी उसका दाग आ जाएगा। अंडा हो गया, जिसमें भी प्रोटीन पाया जाएगा वो आ जाएगा। मांस हो गया, ठीक है, और रक्त हो गया। ये कैसे दाग हो जाएंगे, प्रोटीन युक्त हो जाएंगे। अच्छा, अब चीज़ इतनी तो मैंने इतनी बार बोल दिया, आप भूल ही गए, मतलब याद ही हो गई होगी आपको। यहाँ पर किसका, ठंडे पानी का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि गर्म पानी आप डालोगे तो क्या होगा, दाग कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, कोगुलेशन के कारण वो सतह पे जम जाएगा। ठीक है, जम जाएगा और ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, फिर आपको धोना ये मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको इसको इससे ठंडे पानी से धोना है। ठीक है, किससे धोगे, ये दाग सब ठंडे पानी से धोगे। क्लियर हुआ, प्राणी जो पसीने का दाग क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं वनस्पति दाग की। वनस्पति दाग की बात करते हैं। वनस्पति के दाग, वनस्पति दाग जो भी हो, ठीक है, जो आपके वेजिटेबल्स स्टेन होते हैं। अब इसको भी एक तरीके से हम आपको बता दें, दूसरी हम बात कर लेते हैं इसके साथ। ये तीसरा पॉइंट होगा, क्योंकि दो हमने पढ़ लिए, प्राणी जो पसीने के पढ़ लिए, तो तीसरा और चौथा पॉइंट ये होगा किसके, घास के दाग। अब घास भी तो वनस्पति है नहीं है, ये बताओ। ठीक है, घास भी वनस्पति है और वनस्पति तो है ही वनस्पति, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है भाई, इनको अलग अलग क्यों कैटेगराइज किया गया है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो घास के दाग होते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एक सेकेंड, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पर्णहरित भी मिल सकता है लिखा हुआ, पर्णहरित कहते हैं। ओके, तो जो ये पर्णहरित होता है आपका क्लोरोफिल होता है, इस वजह से घास के दाग जो है आपके वनस्पति दाग से अलग कर दिए जाते हैं। क्योंकि जो वनस्पति दाग होते हैं उनमें चाय आता है, जो किचन विचन में हम यूज़ करते हैं, कोको हो गया, ठीक है, कोको हो गया, कॉफ़ी हो गई, जो चीज़ हम खाते पीते हैं इसमें वनस्पति में वो दाग डाले जाते हैं। शहद हो गया, शराब का दाग भी आपके इसी में आता है, वनस्पति में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि वनस्पति के दाग किस तरीके के होते हैं। तो वनस्पति के दाग कैसे होते हैं, अम्लयुक्त दाग होते हैं। ओके, अम्लयुक्त दाग होते हैं। दाग अम्लयुक्त बेशक है, लेकिन साफ किससे होंगे, क्षारीय माध्यम से साफ होंगे। किससे होंगे, क्षारीय माध्यम से साफ होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अम्लयुक्त दाग होंगे वो अपने अपोजिट चीज़ से साफ होंगे, क्षारीय माध्यम से साफ होंगे। और वनस्पति पे आप जानते हो, जो भी वनस्पति देश है उसमें क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो जब क्षार का प्रभाव उस पर अच्छा पड़ता है तो क्षारीय से ही धोगे। लेकिन जो वनस्पति पे दाग लगते हैं वो अम्लयुक्त होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अम्लयुक्त चीज़ को क्षारीय माध्यम से धोया जाता है, क्षारयुक्त कोई दाग है उसको अम्लीय माध्यम से धोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको वनस्पति पूरा क्लियर हुआ। चाय, कोको, कॉफी, शहद, शराब के धब्बे किस में आते हैं, वनस्पति में आते हैं, और अम्लयुक्त होते हैं ये धब्बे, लेकिन इनको साफ किसके माध्यम से किया जाता है, क्षारीय माध्यम से किया जाता है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, किस चीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, हमारा एक जो टॉपिक चल रहा था घास के धब्बों की, घास के धब्बों की जो हम बात कर रहे थे, हमने क्या बताया, इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। तो अब आप इसको किससे साफ करोगे ये बताना है। तो ये दाग नॉर्मल किससे साफ हो जाते हैं, कलर चेंज कर लूँ, नॉर्मल साफ हो जाते हैं किससे, साबुन एवं पानी से। ठीक है, साबुन पानी से साफ हो जाते हैं, साबुन प्लस पानी से ही धोगे ये दाग आपके साफ हो जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर नहीं छूटे तो आप किसका यूज़ करोगे भाई, तब आप मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करोगे, मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करोगे, स्पिरिट का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप इतना क्लियर हुआ। घास के दाग किसमें आते हैं, क्लोरोफिल के धब्बे होते हैं, इसलिए साबुन पानी से हम धो सकते हैं, और नहीं तो नहीं साफ हुआ बाई चांस तो आप मिथिलेटेड स्पिरिट से इसको साफ कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे के धब्बों की। नंबर होगा ये, आई थिंक 5 है ना, 5, चिकनाई युक्त दाग। एक बार जो भी आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चिकनाई युक्त दाग कैसे होते हैं, ग्रीस स्टेन कैसे होते हैं। तो चिकनाई युक्त दाग आप सभी अच्छे से जानते हो भाई, जिसमें ऑयल वाली चीज़ महसूस हो, जैसे घी हो गया, आपका तेल हो गया। ओके, घी, तेल, मक्खन, हेयर ऑयल हो सकते हैं हम जो बालों में लगाते हैं, ठीक है ना, बालों में लगाने वाले तेल, तो हेयर ऑयल जो भी होगा ये सब किस में आएंगे, इसके दाग धब्बे आएंगे आपके किस में, चिकनाई युक्त में आ जाएंगे। ओके, हेयर ऑयल, तो ये किस में आपके चिकनाई युक्त में आ जाएंगे। अब आप जो चिकनाई युक्त दाग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर धोना चाहते हो तो एक विधि है अवशोषकों का। ठीक है, अवशोषक विधि से या घोलक विधि से आप इसको धो दो। अवशोषक विधि
या फिर घोलक विधि। ओके, घोलक विधि। आगे हम इनकी भी बात करेंगे, अवशोषक क्या होते हैं, घोलक क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स और एब्सॉल्वेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे पीछे आगे के क्रम में कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। अभी हम सब इतना जानते हैं, जो चिकनाई युक्त दाग है वो पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि ऊन को किस विधि से धोना ज़्यादा सही रहता है, तो हम कहते हैं ड्राई क्लीन कराना। ओके, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि चिकनाई युक्त दाग है कोई भी, ठीक है, किसी कपड़े पर चिकनाई लग गई है, तो आप किस विधि से धोएंगे, तो आपको अवशोषक एंड घोलक विधि से आप धो सकते हो। जैसे कि घोलक में आप जानते हो पेट्रोल वगैरह आ जाता है, पेट्रोल में आपने दाग को घोल दिया। अवशोषक में आपने बहुत तरीके के पाउडर वगैरह आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आटे का, चोकर का, या फिर कह सकते हैं आपके ये पाउडर आते हैं नहीं, चौक वगैरह आते हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है। जो डबल रोटी आती है उसके चूरे का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की हम बात आगे करेंगे, अभी आप क्लास में लगातार बने रहो। तो चिकनाई युक्त दाग हमने किससे बताया, अवशोषक एवं घोलकों से साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने 6 नंबर की। 6 नंबर की बात करें, कई बार रंग के दाग भी लग जाते हैं भाई, खासतौर से होली पर। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे वाले, हमें उम्मीद भी नहीं होती है, बाहर कपड़े पहनकर निकल जाते हैं अच्छे वाले, और लोग बच्चे 4 दिन पहले से ही रंग खेलने लगते हैं और वो हमारे कपड़ों पर दाग डाल देते हैं। ठीक है, तो रंगों के जो दाग होते हैं वो आपके अम्लयुक्त भी हो सकते हैं, क्षारयुक्त भी हो सकते हैं। ओके, इसमें क्या अम्ल प्लस क्षार आपको मतलब देखना पड़ेगा किसका है दाग, अम्ल का है या क्षार का है, तो इसमें आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी दाग में देखकर। ओके, तो ये अम्ल अथवा क्षारयुक्त पदार्थ के हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, छुड़ाने के लिए कोई ना कोई विशिष्ट प्रतिकर्मक, जैसे कि कोई रसायन हो सकता है आपको प्रयोग करना पड़े, तो इनको आप विशिष्ट प्रतिकर्मक द्वारा धो सकते हो। ओके, विशिष्ट प्रतिकर्मक, क्योंकि पता होना चाहिए किसका दाग है, तो उस तरीके से आप धो सकते हो। आगे हम बात करते हैं किसके, 7 नंबर पॉइंट की। यहाँ पर झुलसने के दाग लग जाते हैं कई बार। झुलसने के दाग, झुलसने मतलब आपने प्रेस कर रहे थे, कोई काम याद आ गया और ध्यान ही नहीं रहा आपने कि आप प्रेस आपने कपड़े पे छोड़ दी, या फिर कभी कभी तेज अचानक गर्म हो जाती है, तो उस समय अब आप क्या करोगे, झुलसने का दाग भाई लग गया तो लग गया धोखे से। तो ऐसे कैसे दाग होते हैं, ये भूरे रंग के दाग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे दाग होते हैं, भूरे रंग के दाग छोड़ देते हैं, भूरे रंग का दाग। अब आपसे पूछा जाए झुलसने का दाग कैसा होता है, तो भूरे रंग का होता है। ठीक है, का दाग। अब आप इसको कैसे आप साफ करोगे, तो जब भी झुलसने का दाग लगे तो आप या तो धूप में सुखाकर उसको पानी में धोया और धूप में सुखा दो, अगर साफ हो जाए तब तो सही है। ठीक है, नहीं अगर होता है तो आप इसमें बोरेक्स प्लस अमोनिया का प्रयोग करोगे। ठीक है, अमोनिया, बोरेक्स या अमोनिया, सॉरी प्लस नहीं, बोरेक्स या अमोनिया, दोनों का नहीं करना, किसी एक का करना। अमोनिया का प्रयोग करके जिससे भी साफ हो जाए आप कर सकते हो। क्लियर हुआ। पहले तो आपने क्या किया, इसको नॉर्मल साबुन पानी से धोया, धूप में सुखा दिया, धूप से ही ब्लीच हो जाता है कई बार। ब्लीच जैसे आप जानते हो, बात करते हैं किसकी, लीलन की, तो लीलन को आप जानते हो धूप में डाल दो तो अच्छे से साफ, कई चीज़ें, कई उसके पीलापन वगैरह हैं, कई तरीके के साफ हो जाते हैं। ठीक है, वो ब्लीच हो जाता है धूप में, तो ऐसे भी हो सकता है ये साफ हो जाए, लेकिन नहीं होता है तो आप उस कंडीशन में बोरेक्स या अमोनिया का प्रयोग इस पर कर सकते हो। नेक्स्ट दाग की अगर हम बात करते हैं, खनिज दागों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी है आपका 8वां पॉइंट होगा आई थिंक। ठीक है, जो भी है पॉइंट से मतलब नहीं, आप डाल लीजिए जो भी है, मतलब सारे पढ़ने हैं हमें। खनिज दाग जिसको हम मिनरल स्टेन कहते हैं, तो खनिज दागों में हम अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जो चाहे, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको यही याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से दाग आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जैसे स्याही का दाग कन्फ्यूजिंग हो सकता है भाई किस में आता है, तो ये खनिज युक्त दाग है। औषधियों के दाग किस में आते हैं, औषधियों के दाग, औषधियों के दाग किस में आते हैं, खनिज में आते हैं। औषधियों के दाग भी खनिज में आते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो स्याही, औषधि और जंग के दाग किस में आते हैं, सब ये सारे खनिज तत्व के दाग होते हैं। स्याही, औषधि और जंग के दाग, ठीक है, ये किस में आते हैं, आपके खनिज दागों में आते हैं। इन दागों को धोने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अम्ल युक्त घोल का प्रयोग किया जाता है। पहले अम्ल का प्रयोग, सर्वप्रथम अम्ल का प्रयोग, सर्वप्रथम अम्ल का प्रयोग करें, प्रयोग, उसके बाद क्षार का प्रयोग करके साफ किया जाता है। ठीक है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम से इस दाग को छुड़ाया जाता है। सबसे पहले आपको अम्ल में कपड़ा धोना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्षारीय माध्यम से, उसके बाद सर्वप्रथम अम्ल का प्रयोग, उसके बाद क्षारीय माध्यम से वस्त्र को धो दें, क्षारीय माध्यम से वस्त्र को धो दें, से वस्त्र को धो दें। ओके, बस एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको अम्ल से धोना है, अम्लीय चीज़ से धोना है, उसके बाद आपने क्षारीय माध्यम से इसको धोकर साफ करना है। ठीक है, अब आपको बस ये चीज़ तो इसमें विशेष तौर पर याद रखनी है कि वनस्पति दाग कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया चाय, कोको, कॉफी, शहद, ये सब किसमें थे, आपके वनस्पति दाग थे। शराब का दाग भी वनस्पति में था। प्राणिज पूछे जाए तो दूध, दही, अंडा, मांस, रक्त, ये सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन पसीने का दाग प्राणिज में मत डाल देना, इंसान समझ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या घास का दाग पूछ लिया जाए तो आप वनस्पति में मत डाल दीजिएगा। ओके, कुछ दाग होते हैं किसके, रंग और वार्निश के दाग। ठीक है, रंग अथवा वार्निश के दाग भी होते हैं, रंग अथवा वार्निश के दाग। ओके, पेंट एंड वार्निश स्टेन जो होते हैं, जैसे कि आपका कहने के लिए हो सकता है एनामल पेंट, एनामल पेंट, पेंट,
ठीक है, एनामल पेंट हो गया, या फिर यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकृति के दाग होते हैं तो इनको अलग वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे और भी रंग के दाग हो सकते हैं, वो कोई स्पेशली नाम नहीं दिया गया है। आगे बात करते हैं 10 नंबर का अज्ञात दाग। अज्ञात दाग होते हैं कुछ, ठीक है, जो अज्ञात दाग होते हैं, जो उन दागों को बोलते हैं जो आपके पहचान में नहीं आते, या फिर पहले के हो गए, काफ़ी पुराने हो गए, ध्यान नहीं दिया, सूख के, मतलब कभी लग गया, सोचा धो लेंगे, साफ कर लेंगे, और वो टलता रहा और फिर एक समय बाद आप भूल गए, कपड़ा टंगा रहा, जो भी है मतलब भूल गए किसी भी तरीके से। अब ना उसमें कोई रंग दिख रहा है सही से कि किस चीज़ का दाग है, ना रूप दिख रहा है, बस दाग दिख रहा है गंदा सा, ओके, और ना उसकी स्मेल पहचान में आ रही है, तो इस समय क्या है, अब ये अज्ञात दाग हो गया। अब आपको इसके लिए विशेष रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दाग छुड़ाने की विधियों की। ओके, कोशिश करेंगे जल्दी ही क्लास कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको ज़्यादा लंबा सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, तो दाग छुड़ाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो दाग छुड़ाने की आपकी विधियाँ भी कितनी हैं? 3 हैं छुड़ाने की विधियाँ। भाई पहचानने की भी कितनी थी? 3 थी। वैसे ही छुड़ाने की भी 3 ही विधियाँ हैं। दाग छुड़ाने की विधियाँ पूछ जाए कितनी हैं, तो आप कहोगे 3 हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपका घोलक द्वारा, घोलक विधि। दूसरी होगी आपकी कौन सी? अवशोषक विधि। और तीसरी आपकी जो होगी वो होगी आपकी रसायनों द्वारा, मतलब बाई केमिकल चीज़ों को छुड़ाना। ठीक है, तो घोलक विधि जिसको हम बाई सॉल्वेंट्स मेथड कहते हैं, थोड़ा बात इसकी कर लेते हैं। घोलक विधि मतलब बाई सॉल्वेंट्स, जो चीज़ें घुल जाएं, जो दाग घुल जाएं आपके। तो इनमें कौन कौन से मतलब चीज़ें आती हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका नंबर 1 पेट्रोल, एक तरीके का घोलक तत्व है। ठीक है, पेट्रोल हो गया। पैराफिन है, ये क्या करते हैं? दाग को अपने आप में घोल लेते हैं। मेथिलेटेड स्पिरिट होते हैं, मेथिलेटेड स्पिरिट, ओके। इसे पेंट के दाग आप जानते हो पेट्रोल में साफ हो जाते हैं, मिट्टी के तेल में साफ हो जाते हैं। ठीक है, स्पिरिट हो गया। एसीटोन हो गया, एसीटोन हो गया। तारपीन का तेल हो गया, तारपीन प्लस मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। बेंजीन। देखो ये पदार्थ भी पूछे जाते हैं कि कौन से घोलक विधि के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको पता होना है, ये भी याद रखना जरूरी है। जैसे दाग पूछे जाते हैं कौन से वर्ग का कौन सा दाग है, ऐसे इनके विषय में भी पूछा जाता है। या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन कहाँ पर लिखूँ मैं, ये थोड़ा कलर चेंज करके लिख दे रही हूँ, इसी का है। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो हमने क्या बताया? दाग छुड़ाने की 3 विधियाँ हैं, घोलक विधि, अवशोषक विधि और रसायनों द्वारा। तो मैंने बताई घोलक विधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं। घोलक विधि में पेट्रोल, पैराफिन, मेथिलेटेड स्पिरिट, एसीटोन, तारपीन, मिट्टी का तेल, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें आते हैं? आपके घोलक विधि में आते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपको दाग छुड़ाना है, कोई भी दाग लग जाए, तो आपको एक टेबल पे क्या करना है, आपको स्याही चूसक कागज, ब्लॉटिंग पेपर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इस विधि का प्रयोग भी पता होना चाहिए क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ब्लॉटिंग पेपर को क्या कहते हैं? स्याही चूसक कागज, ब्लॉटिंग पेपर। सॉरी इंग्लिश में लिख देती, ठीक है, पेपर। ठीक है, चलो इतना ही इंग्लिश में लिख देती हूँ। ब्लॉटिंग पेपर को क्या कहते हैं? स्याही चूसक, स्याही चूसक कागज। ओके, क्या होता है, क्या उपयोग होता है इसका? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल वगैरह लेनी है। ठीक है, उस पर क्या करना है, एक ये कोई भी चीज़, मतलब आपने कागज ही बिछा ली, मतलब पेपर ऊपर बिछा लो, उसके ऊपर इस कागज़ को बिछा दो और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कपड़े को रखना है। ठीक है, आपने क्या किया है, कोई कॉटन ले लो। अब ये चीज़ समझ लो, समझने वाला विषय है। आपने चाहे कॉटन ले लिया, चाहे मलमल का कपड़ा ले लिया। अब ब्लॉटिंग पेपर बिछा हुआ है टेबल पे, इसके ऊपर आपने कपड़े को रख दिया, जहाँ पर दाग है वो वाला हिस्सा रख दिया। अब उस दाग को दाग वाला कपड़ा, ठीक है, दाग वाला कपड़ा, ओके, रख दिया किस पर? ब्लॉटिंग पेपर पर। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पे क्या किया आपने? दाग वाला कपड़ा यहाँ पर रख दिया। जब आप कपड़ा रखोगे, ठीक है, अब आपने क्या बताया था? कॉटन है, कॉटन में आपने चाहे आपने मिट्टी का तेल ले लेना है, पैराफिन, जो भी उस दाग के हिसाब से उपयोगी ज़्यादा अच्छा सा लगे आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना, उस धब्बे पे छुड़ाना है। जब आप मतलब लगाना है, रगड़ना है। जब आप उसको हल्के हल्के से स्पंज करते रहोगे, चक्राकार गति से स्पंज करते हैं। किस गति से पूछा जाए तो चक्राकार गति। देखो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन भाई प्रश्न में घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। तो चक्राकार गति से आपको क्या करना है, घुमाना है कपड़े को। कौन सा वाला कपड़ा? जिस पर आपने ये पदार्थ लगा रखे हैं। कौन सा? स्प्रेट, एसीटोन, तारपीन, पैराफिन, कोई भी पदार्थ लगा रखा है, किस लिए? दाग छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्लॉटिंग पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर पर दाग आ जाएगा, कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद कपड़े को आप आराम से धो लें साबुन से, पानी से, और सुखा लें उसको। ठीक है, जब तक दाग ना छूट जाए तब तक आप इस विधि को का प्रयोग करते हैं। समझ गए? वही एक बार और जल्दी से बता देती हैं। आपने क्या किया, टेबल लिया, टेबल पे आपने ब्लॉटिंग पेपर बिछाया, ब्लॉटिंग पेपर पर दाग वाला हिस्सा रखा, और क्या करना है अब आपको एक कॉटन लेनी है, या फिर आपको कोई भी मलमल का अच्छा कपड़ा ले सकते हो, और उस पर जो भी ये पदार्थ है, मिट्टी का तेल वगैरह लगाया, और आपने उसको क्या करना है, घुमाते रहना, जिससे वो दाग क्या है, ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाएगा और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं दूसरी विधि की, अवशोषक मेथड की।
अब बात करते हैं बस अवशोषक विधि की। और आप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते थे, उसमें जो मैंने कपड़ा या कॉटन बताया उसमें आप ब्रश भी यूज़ कर सकते थे, ब्रश पे पदार्थ लगाकर भी कपड़े पर घुमा सकते थे। ठीक है, तो अवशोषक द्वारा, जिसको हम कहते हैं बाई ऑब्जर्वेंट्स, बाई ऑब्जर्वेंट्स। ठीक है, तो बाई ऑब्जर्वेंट्स इसमें क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, एक सेकेंड। जो एब्जॉर्बेंट्स जो मेथड होते हैं उसमें क्या होता है, बसा या चिकनाई के द्वारा दाग छुड़ाया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, बसा या चिकनाई के दाग छुड़ाए जाते हैं, बसा या, ठीक है पॉइंट डाल लीजिए, बसा या चिकनाई के दाग छुड़ाए जाते हैं, चिकनाई के दाग छुड़ाते हैं। अच्छा, मेन पॉइंट थी कि इसमें जो पदार्थ यूज़ होते हैं, पदार्थ क्या होगा, तो पदार्थ यहीं पर लिख दे रही हूँ कौन कौन से पदार्थ यूज़ किए जाते हैं। पदार्थ होते हैं जो आपके कह सकते हैं यहाँ पर मैं आटा हो गया, ओके आटा हो गया, मैदा हो गया, मैदा हो गया, पाव रोटी हो गई, अभी हमने बताई भी थी ये चीज़ें, पाव रोटी या डबल रोटी जिसे बंद वगैरह कहते हैं, पाव रोटी हो गई, टेल्कम पाउडर हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया। इसके बाद चौक का चूर्ण, इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, चौक का चूर्ण हो गया। आप लोग ध्यान से लिखिएगा, मैं भले ही फ़ोन की स्क्रीन पर किचपिच कर रही हूँ, पर क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान से लिखिएगा। मैं पदार्थ बता रही हूँ, आटा बताया, मैदा बताया, पाव रोटी बताया, टेल्कम पाउडर बताया, अब क्या बताया मैंने, चौक बताई यहाँ पर, इसके चौक का चूर्ण हो सकता है, ठीक है, चूर्ण हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फूलर्स अर्क, तो सबसे पहले तो ये नाम ही पता होना बहुत ज़रूरी है कि अवशोषक विधि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, घोलक विधि में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ये भी पता होना जरूरी है। नमक हो गया आपका, ठीक है, नमक से भी दाग छुड़ाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। भीगी पाव रोटी हो गई, भीगी पाव रोटी, सूखी भीगी दोनों पाव रोटी, तो ये सब क्या है आपके अवशोषक मेथड में आते हैं। और इसके बाद क्या करना है, इस पदार्थों का यूज़ करके आपको क्या करना है, बसा या चिकनाई के दाग छुड़ाने। तो अवशोषक विधि से किसके दाग छुड़ाए जाते हैं, चिकनाई के दाग छुड़ाए जाते हैं, खासतौर से जो भी बसा भी एक तरीके की चिकनाई है भाई, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना, तो इनसे ये दाग छुड़ाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है इससे दाग छुड़ाते समय, अब आपको बस करना इसमें इतना है, जैसे आपके मान लो कोई चिकनाई लग गई, अब आपने इतने के पदार्थ बताए, इनको क्या है उस पर लगा देना है। थोड़ी देर में ये चिकनाई को क्या है सोख लेगा, जो भी पदार्थ आपने लगाया हो, चाहे आपने आटा लगाया हो, चाहे पाव रोटी, चाहे चौक का चूर्ण, कुछ भी इनमें से लगाया है, जब वो कुछ देर बाद सूख जाए फिर उसको रगड़ कर झाड़ दो, साफ हो जाएगा दाग। या जैसे अभी हमने इस्त्री की बात की थी, कई बार प्रेस करते समय कपड़ा झुलस जाता है, तो झुलसा हुआ कपड़ा है उस पर आपको क्या करना है, पाव रोटी को रगड़ देना है। पाव रोटी को आपने भीगी हुई पाव रोटी ली और उस झुलसे हुए दाग पर रगड़ दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको जब सूखने के बाद रगड़ के साफ कर दो, दाग आपका यहाँ पर छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हो, मान लो आपने क्या करा, ब्लॉटिंग पेपर रखा, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर जो दाग वाला हिस्सा था उसको रखा, अब जो दाग वाला हिस्सा था उस पर आपने यही पदार्थ, कोई भी इनमें से कोई पदार्थ लगा दिया, और उसके बाद क्या करा आपने, हल्की सी प्रेस चला दी, हल्की गर्म इस्त्री जो होती है वो चला दी। अब वो जो, क्योंकि वो चिकनाई थी, चिकनाई वाला दाग था, वो किस में चला जाएगा पिघल के, वो ये पाउडर वगैरह है इनमें आ जाएगा, जो भी कोई भी पाउडर इनमें से लगा रखा हो, फिर वो इनमें आएगा, इनके बाद जो बचा हुआ होगा ब्लॉटिंग पेपर पर चला जाएगा, सूख लेगा वो, तो इससे आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। बाद में आप साबुन पानी से जैसा भी दाग हो उसे छुड़ाकर साफ कर दो। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। इसे पेस्ट बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हो और सूखे रूप में भी आप चाहो, जैसे कि नॉर्मल उदाहरण दो, कई बार हमारे घर में क्या होता है, चाय बच्चे हैं, अब हो जाता है कभी, ऐसा तो नहीं रोज होता है, पर हाँ साल में एक बार या 2 बार ऐसी घटना घटित हो जाती है कि चाय चादर पर गिर गई कैसे भी थोड़ी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत पाउडर डाल देते हैं, जो घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं ना पाउडर, वही पाउडर जो है उस पर डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद रगड़ के साफ कर देते हैं, बिल्कुल वो साफ हो जाता है दाग चाय का, पता भी नहीं चलता है। तुरंत डालना चाहिए लेकिन ताजे पे ही, कि वो सोख ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप सूखा भी प्रयोग कर सकते हो और इसको घोल के भी प्रयोग कर सकते हो, जो अवशोषक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने तीसरी पॉइंट की, रसायनों द्वारा दाग छुड़ाने की। ओके, तीसरा पॉइंट, रसायन द्वारा दाग छुड़ाना। भाई ये विधि जो होती है डिफिकल्ट होती है, इसे घर में नहीं करनी चाहिए। ओके, रसायनों द्वारा दाग छुड़ाना। ओके, स्टेन रिमूविंग बाय केमिकल। तो यहाँ पर दाग छुड़ाने के लिए कई तरीके के व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है, जो ब्लीच वगैरह हो सकते हैं, आपके अम्ल क्षार हो सकते हैं। ठीक है, कई तरीके के क्या चीज़ के व्यंजक, जिन्हें हम ब्लीच कहते हैं, ब्लीच कह सकते हैं, या फिर अम्ल या क्षार हो सकते हैं, अम्ल या क्षार का प्रयोग करके दाग छुड़ाना। इनका प्रयोग ज़्यादातर जब बड़े बड़े लॉन्ड्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पर किया जाता है, घर में ही कहते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम लोग नॉर्मल कपड़े जो हैं ड्राई क्लीन वगैरह कराते हैं, तो कई बार दाग धब्बे होते हैं उन्हें भी साफ करवाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादातर बाहर ही की जाती हैं। घर में अगर करना है तो बहुत सोच समझ करना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि कौन कौन से पदार्थ जो है इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको ये जितने भी तत्व ऐसे हैं जो आपको थोड़ा ऐसा लगे कि ये चीज़ रसायन है, भाई नाम से ही समझ में आती है, जैसे सोडियम परबोरेट समझ में आ रहा है, वही रसायन है।
ओके, इससे पहले हमने पेट्रोल बताया, खड़िया बताया, चौक चूर्ण सब बताया। क्या वो रसायन आपको लग रहे थे? नहीं लग रहे थे, ठीक है। मतलब बनते भले ही वो रासायनिक मेथड से ही हैं वो चीज़ें, पर उनके नाम से नहीं पता चला था कि वो रसायन है। यहाँ पर सोडियम परबोरेट आपको नाम से पता चला तो ये रसायन है। तो कुछ चीज़ें उसमें दिमाग चलाना होता है। सोडियम परबोरेट, सोडियम परबोरेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, अमोनिया, या फिर बोरेक्स। भाई बोरेक्स तो थोड़ा ये लग रहा है कि नहीं है रसायन, लेकिन लग रहा है, लेकिन मतलब आपको थोड़ी चीज़ें कुछ याद भी करनी पड़ेंगी। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड लगा दीजिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। भाई इतने बड़े हो गए आप, मैं अगर शॉर्ट में लिख दे रही हूँ तो आप इसको कर सकते हो फुलफिल, ठीक है। जैसे मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शॉर्ट में लिख दिया, तो आप इसको पूरा करके लिख लीजिए। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, क्योंकि पता है स्क्रीन पर फिर आएगा नहीं, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। और भाई व्यवस्था इतनी भी नहीं है कि मैं दोबारा वो चीज़ आपको दिखा दूँ। भाई जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखा देते हैं, भाई उनके पास पूरे मतलब कह सकते हैं आजकल जो डिजिटल टीवी वगैरह वो होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड है, ये सारी चीज़ें जो हो गई। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इधर लिख दूँ कहाँ पर, इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, बात सोडियम, इधर लिख देती हूँ सोडियम परऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड हो गया, सोडियम परऑक्साइड। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। साबुन और डिटर्जेंट भी आपके रसायन में आते हैं, ठीक है। साबुन डिटर्जेंट भी रसायन में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। बस ये है कि ये इस तरीके से बने होते हैं कि हम घर में यूज़ कर लेते हैं। साबुन डिटर्जेंट भी बस आपको पता होना चाहिए कि रसायन में आते हैं, ओके। पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परऑक्साइड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और एसिटिक एसिड और सिरका भी इसी में आता है। एसिटिक एसिड भी और सिरका भी इसी में आता है, ध्यान रखिएगा। सिरका, एसिटिक एसिड, ये सब रसायनों के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी मान लो जैसा भी दाग है, जो भी आपको इनमें से रसायन प्रयोग करना है, जैसे कुछ चीज़ें तो आप कर ही सकते हो यहाँ पर, जैसे कि सिरके का प्रयोग आप घर में करते हो, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हो, तो ये सारी चीज़ें तो हम घर में भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी वस्त्र को डुबो देना है, ओके। उसके बाद स्पंज कर देना है, और बाद में वस्त्र को क्या है, सूखने के लिए पानी में निकाल कर डाल देना है। तो ऐसे तो ये ऐसे साफ़ हो जाएगा, लेकिन कई बार जो बड़े बड़े केमिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं जो घर में नहीं कर सकते हैं, तो उनको बहुत डीपली साफ भी करना होता है, क्योंकि अगर केमिकल थोड़ा भी कपड़े में रह गया तो वो क्या कपड़े को खराब कर देता है, ठीक है। तो इनको प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बस इतना आपको याद रखना है। कुछ देर पहले हमने आपसे बात की थी अज्ञात दाग। अब मान लो कोई अज्ञात दाग लगा हुआ है, ठीक है, अज्ञात दाग। अब उसको किससे छुड़ाना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो हम घरेलू तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, तो आप जानते हो अभी हमने जेबल वाटर की बात की थी। जेबल वाटर रसायन बताया था, जेबल वाटर। तो ये क्या है, एक तीव्र वाटर, वाटर कैसा क्या है, ये एक तीव्र विरंजक है, तीव्र विरंजक है। लेकिन इस पर क्या कहते हैं, बिल्कुल कोई भी कपड़ा है, कोई भी अज्ञात दाग उस पर लगा है, आप उसको आराम से छुड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन खासतौर से सूती वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई भी अज्ञात दाग इससे छुड़ा सकते हो। मतलब कोई भी दाग लगा है किस पर, सूती वस्त्र पर कोई भी दाग लगा है, ओके, सूती वस्त्र पर कोई भी दाग लगा है, अज्ञात है, मतलब पता नहीं किसका दाग है, लेकिन तो आप इससे छुड़ा सकते हो। लेकिन ये होता क्या है जेबल वाटर, आपको पता है, इसका प्रश्न बना हुआ है, अभी डेट मुझे नहीं याद है किसमें बना है, लेकिन ये सेम प्रश्न बना है। देखो जेबल वाटर बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे मान लो 2 बर्तन है, ठीक है, ओके, एक ये बर्तन है और आपका एक ये बर्तन है, ओके, ये 2 बर्तन है। एक में क्या है, आपने इसमें धोने का सोडा डाल दिया है, जो भी मैं लिख रही हूँ ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, ओके। जो धोने का सोडा क्या, कपड़े धोने का सोडा भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कपड़े धोने का सोडा आपने डाल रखा है ये इस वाले बर्तन में, और इसके साथ जैसे ही आपने कपड़े धोने का सोडा डाला, इसमें क्या है, गर्म पानी का प्रयोग करना है। मैं ये निकाल दे रही हूँ भाप। क्या करना है, इसमें गर्म पानी डालना है। पूरे प्रोसेस को समझना है, ये बनता कैसे, इसका प्रोसेस पूछा गया है, ठीक है। कपड़े आपको प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो आपको ये प्रश्न दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, गर्म पानी डालना, और एक ये वाला जो दूसरा पॉट है, नंबर 1 डाल दो इधर, पॉट नंबर 2 पॉट, ठीक है। जो दूसरा पॉट है, इसमें क्या डालना है आपको, इसमें डालना है चूने का क्लोराइड। इसमें क्या डालना है, चूने का क्लोराइड, चूने का क्लोराइड डालना है, ओके। 2 बर्तन है, एक में आपने कपड़े धोने का सोडा डाला, दूसरे में चूने का क्लोराइड डाला। कपड़े धोने का सोडा, उसमें गर्म पानी डाला आपने, और इसमें क्या है, नॉर्मल ठंडा पानी डाला। कैसा, ठंडा पानी डाला। अब इनको छोड़ दिया कुछ देर के लिए, आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया दोनों को। गर्म पानी वाला भी ठंडा हो जाएगा एक समय बाद, और ये भी ठंडा हो जाएगा। अब क्या है, इनकी जो चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। आपने क्या करना है, इसके पानी को छान लेना, ओके। अब ये जो पानी है, इसमें थोड़ा और पानी मिला लो जितनी आवश्यकता है। यही जो आपके चीज़ें होती हैं, यही क्या बनता है, यही जेबल वाटर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये जेबल वाटर ऐसे ही बनता है, ठीक है। और इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जेबल वाटर को क्या कहते हैं, यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जेबल वाटर क्या है,
सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इधर क्लोराइड लिख दिया है मैंने, मेरी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जेबल वाटर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम रह गई हैं सिर्फ उनकी हम बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि विरंजक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो विरंजक प्रतिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। विरंजक प्रतिकर्मक, विरंजक, ठीक है, प्रतिकर्मक कितने होते हैं? 2 होते हैं। बस इनको इतना याद रखना है कि पूछे जाते हैं कि आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ब्लीच कौन से होते हैं, या फिर रिड्यूसिंग ब्लीच कौन से होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो विरंजक प्रतिकर्मक मुख्यतः 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नंबर एक आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइजिंग विरंजक। ओके, दूसरा होता है अपचयन विरंजक, रिड्यूसिंग ब्लीचेस। ये 2 तरीके के विरंजक यहाँ पर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और अपचयन विरंजक 2 तरीके के ये होते हैं। इन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये आपके ऑक्सीडाइजिंग ही रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी ऑक्सीडाइजिंग ही कहेंगे इनको। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, अगर हम इनकी बात कर लें, ऑक्सीडाइजिंग में क्या क्या आते हैं, तो नंबर एक आपका नमी युक्त जो सूर्य का प्रकाश होता है वो आ जाता है। अभी हम थोड़ा इसको समझा भी देंगे। नमी युक्त सूर्य का प्रकाश इसी में आता है। सूर्य का प्रकाश जो दाग को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, सूर्य प्रकाश। ओके, वायु तथा घास, लीलन का कपड़ा बेस्ट उदाहरण इस चीज़ का। आप धोकर क्या करो, सिर्फ हरी घास पर धूप में सुखा दो, उसी से ब्लीच हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि दाग को क्या किया, कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, दाग उड़ गया, ठीक है, सोख लिया गया सूर्य की किरणों के माध्यम से, और नीचे जो क्लोरोफिल है उसका जो प्रोसेस हुआ उससे दाग को क्या किया, दाग स्वतंत्र हो गया और आपका कपड़ा साफ हो गया। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा आता है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी इसी में आता है, हाइपोक्लोराइड। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम परबोरेट भी इसी के आगे लिख दे रही हूँ, सोडियम परबोरेट। ये नेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, टीजीटी पीजीटी में भी सिंगल में प्रश्न बन जाता है। सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसी में आएगा। और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैंने भी लिखा नहीं था, हाँ नहीं लिखा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसी में आएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख लीजिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, सोडियम परबोरेट आता है, और पोटेशियम परमैंगनेट आता है। साथ ही साथ जो आपके नमी युक्त सूर्य के प्रकाश, वायु तथा घास इसी में आता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड इसी में आता है। ये ऑक्सीडाइजिंग विरंजक कहलाते हैं। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग विरंजक? अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग में? प्रमुख क्या होता है? ऑक्सीजन, O2 क्या होता है? प्रमुख रोल अदा करता है। जब कपड़े पे जो आपने कपड़े को का जो दाग है वो आपने क्या करा, सूर्य की किरणों में रखा, ठीक है, उसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रक्रिया भी हुई। नीचे आप जानते हो घास पर बिछा हुआ है, खासतौर से कपड़ा अगर ऐसे मानो तो, ठीक है, तो उससे क्या है, दाग स्वतंत्र हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कपड़ा आपका दाग से रंग विहीन हो जाता है। चाहे आपका कपड़ा पीला हो, चाहे कोई दाग लगा हुआ हो, ऐसे आप मान सकते हो, वो कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है। ओके, दूसरी हम बात कर लेते हैं, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड अभी हमने बताया था, वो वही जॉबल वाटर जिसको बनाने का तरीका हमने बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जो आपका दूसरा होता है, दूसरे की बात कर लेते हैं, अपचयन विरंजक, ओके, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट? ये जो होता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। इससे बेझिझक आप कोई भी कपड़ा जो आपको दाग नहीं पता है वो भी आप साफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है। कोई भी कपड़ा आप इससे, बस आपको क्या है, पानी का तापमान यहाँ पर देखना है कि रेशे के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रेशम जो है, आप जानते हो गोंद पाया जाता है और उसको आपने खूब उबलते पानी में धो दिया, तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। लेकिन इसमें बस इतना आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से आप कोई भी कपड़ा अच्छे से यहाँ पर साफ कर सकते हो। बस पानी के तापमान का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। सभी प्रकार के धब्बे निर्भय होकर आप इससे धो सकते हो। बात कर लेते हैं कि क्षारीय प्रतिकर्मक क्या होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि सूती वस्त्रों पर किसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्षारीय प्रतिकर्मक की अगर हम बात करते हैं, ओके, एल्कलाइन एजेंट्स होते हैं, एल्कलाइन जो एजेंट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, जो केबल और सूती लीलन पर प्रयोग की जाए, केबल किस पर? सूती, केबल सूती प्लस लीलन पर प्रयोग जिनका किया जाए, लीलन पर प्रयोग किया जाए, तो उनको हम कहते हैं क्षारीय प्रतिकर्मक। जैसे कि आप जानते हो, नंबर 1 बात करें, नंबर 1 धोने का सोडा क्षारीय प्रतिकर्मक है, ध्यान रखिएगा। बोरेक्स क्षारीय प्रतिकर्मक है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया भी क्षारीय प्रतिकर्मक है रसायन, लेकिन क्या है ये? अमोनिया मतलब
क्षारीय कपड़े जो आपके सूती और लीलन है उन पर अच्छे से प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपके क्षारीय प्रतिक्रमक के अंतर्गत आते हैं। अमोनिया एक तेज क्षार माना जाता है, मतलब काफ़ी तेज है, ये तीव्र क्षार है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं बोरेक्स, ये हल्का क्षारीय होता है। बोरेक्स हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, ये तेज होता है, तो इसका प्रयोग थोड़ा कम किया जाएगा। और धोने का जो सोडा होता है, ये क्या है, मतलब कोई भी दाग है अम्ल का, उसको उदासीन यहाँ पर सॉरी कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी हमने बताया था, अगर सूती कपड़े पर, वनस्पति कपड़े पे अम्लीय दाग है तो उसको क्षारीय माध्यम से धोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी आपको ना, कि अगर अम्ल है तो उसको ये क्षार डालोगे आप तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, दाग साफ हो जाएगा आपका। ओके, तो ये जो चीज़ मैं बोलती हूँ उनको ध्यान रखा करो। तीसरी बात करते हैं, बस आपके यहाँ पे इतना विशेष तौर पर याद रखना है, जो आपके क्षारीय प्रतिक्रमक कौन कौन से हैं, धोने का सोडा, बोरेक्स, अमोनिया, जिनका प्रयोग आप सूती कपड़ों के दाग छुड़ाने के लिए करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आम्लिक प्रतिक्रमक कौन कौन से हैं। जैसे आपके ऊन हो गया, रेशम हो गया, उनको भी साफ करना होगा ना, उनके दाग को, तो उस पर आप इसका प्रयोग करोगे। तो आम्लिक प्रतिक्रमक जो एसिडिक एजेंट्स होते हैं वो आपका नंबर 1 बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एसिड हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, ओलिक एसिड। ओके, ओलिक एसिड। जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका प्रयोग जो किया जाता है आपके जंग के धब्बे हो गए, फल के जो रस के धब्बे होते हैं, ठीक है, या कोई पक्के रंग का डब्बा है जो कि भूरापन लिए हुए, तो उनको छुड़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ओलिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है, जो ऊन, सिल्क तथा रंगीन वस्त्रों में जो होते हैं इनका कभी प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सूती वस्त्रों पर चिकनाई के दाग हटाने के काम में इसको लिया जाता है। ठीक है, सूती वस्त्रों में चिकनाई के दाग हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऊन, सिल्क तथा रंगीन वस्त्रों पर प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश मैंने की है एक ही क्लास में सारे दाग धब्बे को समेटने की। ठीक है, और आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी, मुझे यही उम्मीद है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।